Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, in this lecture, we will consider an example in which regression coefficients are determined using Excel. Example stated, the company like to predict the price of a car given in lakhs rupees based on two factors, age of the car in years, mileage covered by the car in miles. यानी कि एक कंपनी जो है वो कार की प्राइस को प्रेडिक्ट करना चाह रही है। हमेशा उसके लिए जो वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं उसमें दो वेरिएबल्स ज़रूर शामिल होते हैं। एक तो गाड़ी कितनी पुरानी है, व्हाट इज़ द एज ऑफ द कार, एंड उसका जो मीटर शो कर रहा है उसकी माइलेज क्या है। ठीक है जी, कितना वो कवर्ड डिस्टेंस कर चुकी हुई है। तो ये 7 कार्स का डेटा है आपके सामने, जिसमें आपको प्राइसेस भी दी हुई हैं और उनकी एज और माइलेज गिवन है। इस डेटा की बेस पर हम एक रिलेशनशिप स्टडी करेंगे और रिलेशनशिप डेवलप करेंगे ताकि हम फ्यूचर में भी प्रिडिक्ट कर सकें कि इस तरह की एज और माइलेज के साथ अगर कार आए तो उसकी क्या एस्टिमेटेड प्राइस होगी। तो सबसे पहले तो हमने इसमें कोरिलेशन एनालिसिस करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ रिलेशनशिप में है। यानी कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस है, क्या एज के साथ, एज ऑफ द कार, इसके साथ उसका लीनियर रिलेशनशिप है। कार का माइलेज कवर्ड के साथ भी रिलेशनशिप है कि नहीं है। अगर ये रिलेशनशिप्स हैं तो इसका मतलब है कि फिर आप उनको मॉडल में शामिल कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ भी इसमें लॉजिकली सोचने में आ रही है कि जैसे जैसे कार की एज बढ़ती है, ठीक है, तो क्या प्राइस भी बढ़ेगी। यूज्ड कार की प्राइस हमेशा एज के बढ़ने से कम होगी। इसका मतलब है देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड प्राइस ऑफ द कार। यानी कि आपकी रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए, इसलिए कि कोरिलेशन भी इसका नेगेटिव है। एज एज इंक्रीजेस प्राइस डिक्रीजेस। दूसरी चीज़ है इसमें माइलेज, माइलेज कवर्ड बाय द कार। जैसे जैसे माइलेज ज़्यादा होती है इसका मतलब है कार की यूज़ ज़्यादा हुआ है, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा हो रही है, तो उसकी प्राइस जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब है माइलेज के इंक्रीज़ करने से भी प्राइस डिक्रीज़ होती है। तो एज माइलेज कवर्ड बाय द कार इज़ इंक्रीजेस देन प्राइस डिक्रीजेस। दोनों ही आपके वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि प्राइस को नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। इनमें नेगेटिव कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है। तो हम कोरिलेशन निकाल के देखते हैं कि रिलेशनशिप ऐसा ही है, और उसके बाद हम मॉडल फिट करेंगे एंड फाइनली प्रेडिक्शन के लिए वो मॉडल यूज़ करेंगे। जी, आपके पास डेटा है। डेटा की कोरिलेशंस इन वन गो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपने चेक कर लेना है कि आपके एडिन्स में डेटा एनालिसिस मौजूद है। नहीं है तो आपने फाइल में जाकर ऑप्शन को क्लिक करके एडिन्स में जाना है, और एडिन्स में जाकर आपने ये एक्सेल एडिन्स को गो कर देना है, और गो में जाके आपने एनालिसिस पैकेज जो टूल पैक है उसको ओके कर देना है। उससे आपका जो है वो डेटा एनालिसिस इसमें ऑन हो जाएगा। आपने क्या करना है, डेटा में जाना है और डेटा एनालिसिस जो राइट मोस्ट साइड पर है आपके, इसको क्लिक किया। इसमें आपने कोरिलेशन को सेलेक्ट कर लेना है। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है, कोरिलेशन यहाँ से सेलेक्ट किया। कोरिलेशन जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक और मेन्यू खुल जाएगा। आपने कोरिलेशन अलग-अलग सबकी फाइंड नहीं करनी है, एक ही साथ सबको सेलेक्ट कर लेना है और अलोंग विद द कैप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है जी? तो कोरिलेशन पे रख के हमने यहाँ से क्या कर दिया, ओके। ओके, अब आपको उसने उन इनपुट रेंज में एक ही सेल दिया हुआ है। एक ही सेल में आपने होल रेंज का एड्रेस दे देना है। ठीक है? आप एरो से भी सेलेक्ट करके रेंज दे सकते हैं। आप वैसे भी यहाँ से ड्रैग करके पूरे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, कार नंबर को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसकी तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये 3 वेरिएबल्स हैं, तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया तीनों वेरिएबल्स को, और बस आपने इसमें लेबल्स को जो कि आपके फर्स्ट रो में है वो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, इसलिए इसको लेबल्स को यहाँ से क्लिक कर देंगे। अगर आपने उनको सेलेक्ट नहीं किया, सिर्फ डेटा को नीचे से लिया है, तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कोरिलेशंस। लेकिन उस सूरत में आपको कोरिलेशंस के जो रिजल्ट्स आएंगे आउटपुट में, उससे अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन से वेरिएबल के दरमियान में जो है वो आपकी कोरिलेशन कैलकुलेट होकर आ रही है। इसलिए बेहतर प्रैक्टिस ये होती है कि आप अपने कॉलम्स के कैप्शंस को भी साथ ही शामिल कर लें, ताकि कोरिलेशंस के साथ लिखा हुआ आए कि आपके किन दो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनके दरमियान में कोरिलेशन
गिवन है। आपने यहाँ से ओके कर देना है। एक विंडो जो है और यहाँ पे खुल गई, एक और स्प्रेडशीट ओपन हुई और उसमें आपके सामने ये रिज़ल्ट नज़र आ रहा है। ठीक है जी। इस रिज़ल्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करती हूँ आपके सामने। तो आप देखिए कि इसमें प्राइस का कॉलम दिया हुआ है। सबसे पहले जो आपका एक कॉलम है उसमें वेरिएबल्स हैं। ठीक है, प्राइस इन लैक्स है, एज है और माइलेज है। दूसरा कॉलम जो है उसमें प्राइस इन लैक्स है। अगर आप देखें तो डायगोनल में सारे वन है, तो ऑब्वियसली ये सारे वन ही होने थे। इसलिए सारे वन होने थे कि प्राइस का प्राइस के साथ कोरिलेशन 100% है। एज की एज के साथ सेम डेटा है, दोनों तरफ सेम कॉलम्स हैं, एज की एज के साथ भी कोरिलेशन 1 होगी। हमने इनको नहीं कंसिडर करना। ठीक है, और इसी तरह माइलेज की माइलेज के साथ। आपने इसके नीचे जो आपके पास ये कोरिलेशंस हैं, इनको कंसिडर करना है। अच्छा, पहली जो कोरिलेशन है -0.411, ये किन के दरमियान में है? प्राइस एंड एज। अभी हमने इसको देखा भी था कि प्राइस और एज में नेगेटिव रिलेशनशिप है। उसके बाद आप देखिए उससे नीचे है माइलेज एंड प्राइस। तो प्राइस और माइलेज इसमें भी नेगेटिव रिलेशनशिप है और इसकी वैल्यू है -0.87। ठीक है? अच्छा, इन दोनों में से भी एज से इतना फ़र्क नहीं पड़ा जितना माइलेज से पड़ा है, क्योंकि माइलेज से कार की जो मशीनरी है वो ज़्यादा यूज़ हुई है। तो एज में तो ऐसा भी हो सकता है कि गाड़ी खरीदी है और ज़्यादातर वो खड़ी रही है, उसकी माइलेज इतनी नहीं हुई, एज ज़्यादा हो गई है। लेकिन उससे भी उसकी प्राइस में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना कि माइलेज के इंक्रीज़ होने से। हालाँकि उसकी एज भी अगर कम हो, तब भी प्राइस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट आएगा। अच्छा, उसके बाद है एज की और माइलेज की आपस में। तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ऑब्वियसली जैसे जैसे एज बढ़ेगी माइलेज भी बढ़ेगी, तो इनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, प्राइस का दोनों के साथ जब रिलेशनशिप देखा, एज और माइलेज के साथ, तो दोनों के साथ ही नेगेटिव आया और इन दोनों को हमने मॉडल में शामिल कर लेना है, क्योंकि सजेस्ट यही हो रहा है यहाँ से कि बोथ आर नेगेटिवली कोरिलेटेड, सो बोथ शुड बी इंक्लूडेड इन द मॉडल। अच्छा, स्प्रेडशीट के नीचे देखिए आपके पास शीट्स आ रही हैं, तो मैंने यहाँ शीट पे इसको मैं डबल क्लिक करके इसको यहाँ से मैं लिख देती हूँ कि हमने कोरिलेशंस कैलकुलेट की थी। ठीक है, सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए, क्योंकि अगर आप बहुत सारे रन्स कर लेते हैं तो सारी स्प्रेडशीट्स पे कुछ ना कुछ रिजल्ट आपका मेंशन होता है। तो मैंने डेटा यहाँ रखा हुआ है, तो मैंने डेटा को क्लिक किया तो ये आप डेटा वाले स्क्रीन पर आ गए। अब आपने यहाँ से क्या करना है, रिग्रेशन फिट करना है जिसमें दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हमने मॉडल में शामिल कर लेना है। ठीक है जी। तो आपने किया यहाँ से डेटा। ठीक है जी, डेटा एनालिसिस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद अब आपने कोरिलेशन नहीं लेना बल्कि रिग्रेशन। आर तो ज़ाहिर है नीचे होगा, तो हमने आर को सर्च किया, रिग्रेशन, ओके कर दिया। जो नेक्स्ट मेन्यू खुलेगा उसमें आपने दोनों रेंजेस देनी है, वाई की अलहदा और एक्स की अलहदा। ठीक है, आप याद रखिए कि आपकी एक्स की जो वेरिएबल्स हैं वो साथ साथ कॉलम्स बने हुए हों। अगर वो दरमियान में कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो पहले आप अपने कॉलम्स को नियर बाय कर लें, एक दूसरे के साथ एडजस्टेंट कर लें, ताकि वो एक ही गो में पूरा आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाए। अदरवाइज़ ये नहीं सेलेक्ट होगा और आपका रन नहीं होगा। ठीक है जी, प्राइस आपका जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया, और एक्स जो है वो आपका इंडिपेंडेंट, जो कि एज एंड माइलेज बोथ एट द सेम टाइम। और यहाँ पे लेबल्स को हमने ओके कर दिया, क्योंकि हमने दोनों ही बार एक्स और वाई के लिए लेबल्स को इंक्लूड कर लिया था। ओके कर दिया, एक नई स्प्रेडशीट खुल गई है और उसमें आपको ये आउटपुट नज़र आ रही है। ठीक है जी, ये आउटपुट जो है ये क्या बता रही है? सबसे पहले आप देखिए कि ये आपको आर की वैल्यू दे रही है 0.87, यानी कि इतना आपका सिंपल कोरिलेशन है। ठीक है, उसके बाद है 0.76 आर स्केयर। ठीक है, आर स्केयर का रिजल्ट यानी 76% के बल्कि 77% वेरिएशन इन वाई कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन इन माइलेज एंड एज बोथ, यानी दोनों मिलके जो हैं वो वाई की वेरिएशन को 76% डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। और स्टैंडर्ड एरर अगर आप देखें यहाँ से, तो स्टैंडर्ड एरर की जो वैल्यू है वो है 3.37। ठीक है, जो कि ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत कम नहीं है। लेकिन अब हम देखते हैं अनोवा में। अनोवा में रिग्रेशन के की पी वैल्यू जो है वो अगर देखें तो वो अल्फ़ा के तकरीबन बराबर है, बल्कि अल्फ़ा से बड़ी ही है। ठीक है, अल्फ़ा से लेस नहीं है बल्कि ग्रेटर ही है। तो इस केस में हम कहेंगे
कि रिग्रेशन इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसको लेस देन अल्फा होना चाहिए था, लेकिन आपके केस में ये ग्रेटर देन अल्फा है, लेस देन अल्फा नहीं है। उसके बाद आप देखें कि इससे नीचे आपकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, 33.48 माइनस 0.102 माइनस 0.233, दोनों जो कोफिशेंट्स हैं B1 भी आपका नेगेटिव आया है और B2 जो है वो भी नेगेटिव आया है। और इनकी पी वैल्यूज़ में से आप देखिए कि एज की पी वैल्यू जो है वो नॉट लेस देन अल्फ़ा है, ठीक है। तो अगर हम इसको एज को ना भी शामिल करें तो भी आपका मॉडल जो है वो बेहतर रिस्पॉन्स दे सकता है। जैसे कि अभी हमने पीछे भी देखा था कि जो कोरिलेशंस में आपकी जो माइलेज की कोरिलेशन थी वो वाई के साथ स्ट्रॉन्गर थी एज के साथ वाई की जो कोरिलेशन है उससे। तो वहाँ से भी पता चल रहा है कि माइलेज को कंसिडर करना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर हम दोनों को ही मॉडल में रख लें और इससे हम प्रेडिक्शन करते हैं तो देखते हैं कि इससे हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। ये आपकी इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट आर जो है वो, ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आर की है आपकी, ये वाली 0.87 जो कि -1 से +1 के दरमियान में है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो 76.6% है। उसके बाद ये आपका मॉडल आया फिट होके, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन, ये आपकी ए की वैल्यू है, दिस इज़ B1 एंड दिस इज़ B2। इसको हम किस तरह इंटरप्रेट करेंगे? अगर माइलेज और एज दोनों ही निकल गए, यानी इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, माइलेज को भी ज़ीरो सब्सिट्यूट कर दें, एज को भी ज़ीरो सब्सिट्यूट कर दें, तो आपका मॉडल सिर्फ कितना रह जाएगा, y hat इज इक्वल टू 33.48। तो v नॉट को हम ये कहेंगे दिस इज द प्राइस ऑफ द कार इफ एज एंड माइलेज इज बोथ आर ज़ीरो, यानी कि कार की अभी 0 मीटर हमने कार ली है और अभी 1 किलोमीटर भी नहीं चला, तो उसकी प्राइस क्या होगी, वो 33.48 है, ठीक है। लैक्स में है या जिसमें भी है इसकी, ये उसकी वैल्यू आ रही है। उसके बाद है B1 इज इक्वल टू -0.102। ये क्या आपको शो करता है, बड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं, क्योंकि मेन एम हमारा उस रिलेशनशिप को ड्राइव करना नहीं है, उस रिलेशनशिप को ड्राइव करने के बाद उसको इंटरप्रेट करना कि आपने उससे क्या जज किया है, या आप अपने एम तक पहुंच पाए हैं कि जो प्रिडिक्शन आप जैसी चाह रहे थे वैसी हो रही है कि नहीं। तो इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रिग्रेशन एनालिसिस। दिस इज द एक्सपेक्टेड डिक्रीज, ठीक है जी, नेगेटिव था इसलिए हमने डिक्रीज कहा, इन प्राइस कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 ईयर एज ऑफ कार इंक्रीजेस व्हेन माइलेज इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कार की 1 साल उम्र बढ़ने से उसकी प्राइस में कितनी कमी आ जाती है, 0.102। हर बार 1 साल और बढ़ने से प्राइस 0.102 कम होती जाएगी हर साल। और इसी तरह से आपकी B2 -0.233, ये क्या बताता है, ये भी डिक्रीज बताएगा। दिस इज द एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन प्राइस कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 माइलेज ऑफ कार इंक्रीजेस व्हेन द एज इज केप्ट कांस्टेंट, ठीक है। 1 किलोमीटर बढ़ने से और चलने से, माइलेज कवर करने से उसकी प्राइस में कितनी कमी आ रही है, 0.233। 1 माइल और सफ़र तय हो जाएगा, इतनी प्राइस और कम हो जाएगी। तो फॉर यूनिट माइल इंक्रीज द प्राइस डिक्रीजेज बाय 0.233, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका ये कैरी आउट किया हमने, और डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें आपने प्राइस ऑफ कार लिया था। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एज और माइलेज कार की दोनों अगर इंक्रीज़ करते हैं तो कार की प्राइस डिक्रीज़ ही होगी, दोनों के इंक्रीज़ होने से कार की प्राइस ने कम ही होना है।